हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी एकेडमी। और आज हम भारत के उस कालखंड के विषय में बात करेंगे इस वीडियो में जब भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और अलग अलग राजवंश, अलग अलग राजा अलग अलग क्षेत्रों में से आकर एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे थे अधिक से अधिक क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और हम यहाँ तक कि 900 ईस्वी तक 900 ईस्वी तक देखते हैं कि जो पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट जो है, फार साउथ में चोलाज थे, वो डिफरेंटली चल रहे थे। अपने आप को सदन में ही वो बहुत ज़्यादा विस्तृत कर रहे थे। वो टापुओं पे जा रहे थे, इंडोनेशिया, मलेशिया तक वो फैल रहे थे। वो इवन म्यांमार और चाइना तक पहुंचे थे, तो कंबोडिया, लाओस। बट नॉर्थ इंडिया में जो पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, उनका संघर्ष बहुत आगे चला गया था। वो आपस में लगातार लड़ रहे थे, वो संघर्षरत थे सत्ता पर अधिकार करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख, सबसे पहले जो गुप्त वंश का जो डिक्लाइन हुआ, और गुप्त वंश के डिक्लाइन के बाद हमें एक वंश ऐसा दिखता है जो थोड़ा सा शक्तिशाली है, जैसे पुष्यभूति वंश कहते हैं, जिसमें हर्षवर्धन पैदा हुए। जब वो साउथ में गए तो साउथ में पुलकेशिन सेकंड ने उनको बेशक हराया, बट वो नॉर्थ इंडिया में बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई, उन्होंने राजसूय यज्ञ कराया प्रयाग में। तो वो शक्तिशाली राजा एक दिखते तो है, नो डाउट। बट उस समय जो एक वॉइड था, जो बहुत समय तक था, क्योंकि हर्षवर्धन इकलौते राजा रहे और वो भी पूरे भारत पे राज नहीं कर पाए, तो उस वॉइड को भरने के लिए जो संघर्ष था वो बहुत ज्यादा था। राजनीति का विकेंद्रीकरण हो गया था और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था बहुत ज्यादा। प्रमुख राज्यों का गठन चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार आदि जो मैंने बताया कि राष्ट्रकूट मिडिल पार्ट में थे, प्रतिहार वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थे, पाल जो था वो ईस्टर्न पार्ट में थे, बंगाल का एरिया या उड़ीसा का एरिया जो था। तो ये पूरा क्षेत्र बटा हुआ था अलग अलग राज सत्ताओं के अधीन। अच्छा, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक विविधता का विस्तार इस समय हुआ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा एक देश बहुत ज्यादा भागों में बट जाता है तो उसमें एक विकेंद्रीकरण आ जाता है, लोग एक सीमा में बंध जाते हैं। व्यापार तो समान रूप से चलता है, वरन जो वहां का जो सामाजिक ढांचा है उसको फैलने के लिए बहुत विस्तृत एक क्षेत्र नहीं मिलता, क्योंकि राज्य छोटे होते हैं तो सीमाएं भी छोटी होती हैं, तो लोगों को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद प्रमुख राज्य उत्तर भारत प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत चोल, पल्लव, चेर। महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी वो शक्ति संतुलन की राजनीति। एक भी राजा अगर कमजोर हुआ तो दूसरा राजा उस पर आक्रमण करके उसको जीत लेगा और उसका राज्य खत्म हो जाएगा। तो हर राजा को शक्तिशाली बने रहना बहुत आवश्यक था। क्षेत्रीय शासकों द्वारा सैन्य संघर्ष लगातार चलते थे और वो इतने ज्यादा, मतलब एक तो ताकतवर होने की भूख थी उन लोगों में, उन राजाओं में, और वो लगातार संघर्षरत रहते थे, एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे थे कि उनके क्षेत्रों को जीतकर अपना राज्य कैसे विस्तृत किया जा सके। उसके बाद प्रशासनिक जो संरचना थी, क्षेत्रीय राज्यों की स्वायत्ता, राज्य और सामंतों की भूमिकाएं, सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था का पुनर्गठन, भूमि अनुदान और किसानों का महत्व बढ़ गया था उस समय, क्योंकि राज्य पूर्णतः, जो हम देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य जो था वो कहीं ना कहीं उसमें जो हेवी मेटल का जो काम था, जो हथियारों के बनने का काम था, वो इकोनॉमिकल थोड़ा सा उसमें, वो कृषि पे पूर्ण रूप से वो आधारित नहीं थे। परंतु जो अब राज्य हमें दिखाई देते हैं कृषि पे पूर्ण रूप से आधारित राज्य है। इस समय का जो समाज था वो कृषि आधारित समाज हो गया था। उसके बाद कृषि सिंचाई प्रणाली का विस्तार हुआ, राजाओं द्वारा भूमि अनुदान दी गई, क्योंकि कृषि का विकास बहुत आवश्यक था। जैसा कि मैंने अभी बताया, समुद्री व्यापार का उत्कर्ष चोलों के कारण हुआ। चोलों ने पूर्व एशिया में अपने आप को विस्तृत किया दक्षिण भारत से निकलकर, और व्यापारिक संघों का गठन चोलों के अंडर में बहुत ज्यादा हुआ। तो ये चीजें भी हमें ध्यान देनी होंगी। धर्म,
जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हमें दिखती है वो हमें 900 से दिखने लगती है। 900 1000 के आसपास से भक्ति आंदोलन बहुत ज्यादा दिखने लगता है हमें। शैव वैष्णव बौद्ध परंपराएं, बौद्ध परंपराओं को अगर हम हटा दें तो शैव और वैष्णव जो परंपराएं थी वो बहुत ज्यादा आदि शंकर से शुरू होते हैं, तो माधवाचार्य और इन सब तक बहुत ज्यादा हम भक्ति परंपराएं देखने को मिलती हैं। संस्कृति मंदिर वास्तुकला का बहुत विस्तार हुआ, बहुत महान मंदिर हमें देखने को मिलते हैं इस समय पे। पल्लवाज ने बनाए, चोलाज ने बनाए, तो ये सब साहित्य और संगीत का प्रसार हुआ और हमें इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अगर यहाँ पे तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बट जब आप किसी पेपर में बैठते हैं तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं, यू हैव टू मेमोराइज द फैक्ट्स फॉर द एग्जामिनेशन। सो आपको इस चीज को ध्यान रखते हुए पेपर के लिए ये एक ब्रीफ वीडियो है और आपको इस ब्रीफ वीडियो को देखकर अपने आप को इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा डिटेल में। उसके बाद प्रमुख उदाहरण चोलों का बृहदेश्वर मंदिर, पल्लवों का महाबलीपुरम की मूर्तियां हैं और मंदिर हैं। उसके बाद चालुक्यों के एलोरा और बादामी के मंदिर हैं। शैली की विविधताएं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियां जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे, ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा 50 साल 100 साल 150 साल के अंतर पे ये शैलियां विकसित दिखती हैं हमें, अलग अलग क्षेत्रों पे इनका प्रभाव दिखता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण केंद्र है जैसे नालंदा, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। विक्रमशिला जो सनातन धर्म और नालंदा को कहा जाए तो ये पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं, इसको भी नहीं कहा जा सकता है पूर्ण रूप से बौद्ध। इन दोनों में सभी प्रकार की शिक्षाओं का जो शिक्षण होता था। कांचीपुरम और तंजावुर दक्षिण भारत में है। साहित्य संस्कृत, तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। उस समय उड़िया में रामायण लिखी जा रही थी, महाभारत लिखी जा रही थी, बहुत सारी चीजें एक साथ इस देश में चल रही थी। उसके बाद राजनीति, क्षेत्रीय राज्यों की स्थिरता। क्षेत्रीय राज्य पहले तो कोशिश की है, मैं लेटर यानी 1000 टू 1200 के बीच की बात कर रहा हूं कि पहले तो क्षेत्रीय जो राजा थे वो संघर्षरत थे एक दूसरे से, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेबलाइज हो गए और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को बहुत ध्यान देना शुरू किया। संघर्ष में कमी आई बाद में जाकर, क्योंकि कोई भी चीज होती है लड़ लड़ के अंत में थकी जाती है। जो संस्कृति थी, कला, साहित्य, वास्तुकला में नवाचार, नए नए प्रकार की जो सृजना शुरू हुई थी, जो सृजित चीजें अच्छी अच्छी दिखने लगी थी, सृजना को और अच्छा विकास मिला था और मूर्तियों को जो सृजित किया गया वो बहुत ही अच्छा, जो हम इसमें देख सकते हैं कि जो भगवान नटराज हैं उनकी बहुत शानदार मूर्तियां उस समय बनाई गई। इवन अंग्रेज हमारे देश से भगवान सूर्य की एक ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति के हाथ तोड़कर ले गए हैं, क्योंकि ग्रेनाइट को तराशा नहीं जा सकता और वो उसी समय की मूर्ति थी। तो बहुत ही एक बड़ी बात थी कि उस समय हमारा जो शिल्प कला थी वो बहुत एक उच्च शिखर पे थी। उसके बाद आपने जैसा इस वीडियो में देखा कि हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया 600 टू 1200 ईस्वी तक का, और आप इस वीडियो के द्वारा ये समझ सकते हैं कि आपको किन विषयों पे अच्छे से पढ़ना होगा। साउथ इंडिया एक कंसाइज स्टडी है, एक डिफरेंट स्टडी है, बट अगर आप 600 को पढ़ रहे हैं, 600 टू 900 पढ़ रहे हैं, तो पूरा एक जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको आपको ब्रीफली नहीं पढ़ना होगा, उसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें वहां हुई और कौन से राजा ने कौन से मंदिर को बनवाया, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपका धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमारे पेड कोर्सेज को अवेल करने के लिए avacademy.in पर जा सकते हैं। हम वहां पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं 24/7। और हम आपके लिए इसी विषय पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।